नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं उसको बताने वाले हैं साथियों। और प्रत्येक काल यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को उन्होंने अलग अलग प्रकरणों में विभक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आदिकाल पर बात करेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों यानी अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। प्रकरण 1 में वो सामान्य परिचय देते हैं आदिकाल का। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के बारे में जानकारी दे रखी है। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं। ठीक है, फुटकल रचनाएं जिसमें अमीर खुसरो, विद्यापति आदि रखे गए हैं। तो ये याद कर लीजिएगा कि आदिकाल में 4 मुख्य प्रकरण हैं। इसके अतिरिक्त आपको समय का भी पता होना चाहिए साथियों। 1050 संवत से लेकर 1375 संवत तक का समय उन्होंने आदिकाल का बताया है। इसके उपरांत हम भक्ति काल का अध्ययन कर लेते हैं। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल भी कहा है। इसका समय 1375 संवत से लेकर 1700 तक माना है, 1700 संवत तक। और भक्ति काल में कितने प्रकरण हैं उसके हम बात करने से पहले ये भी जानकारी दे देते हैं। आपको पहले ही पता है कि भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धारा में विभक्त किया गया है। निर्गुण में ज्ञानश्री जैसे संत काव्य धारा भी कहते हैं, और एक प्रेम मार्ग की शाखा जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं, सूफी शाखा भी कहते हैं। और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती हैं। तो साथियों ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि इस काल को यानी भक्ति काल को, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा है उन्होंने, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभक्त किया है। ठीक है, 6 प्रकरण याद कर लीजिएगा साथियों। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है। प्रकरण 2 में निर्गुण धारा यानी ज्ञानश्री शाखा जहाँ संत काव्य धारा के बारे में जानकारी देते हैं। प्रकरण 3 में निर्गुण धारा जिसे प्रेम मार्गी या सूफी शाखा भी कहा जाता है। प्रकरण 4 में कौन सी जानकारी है तो सगुण धारा राम भक्ति शाखा। और प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। और प्रकरण 6 में सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। इन्होंने ये जानकारी इनमें दी है। तो 6 प्रकरण जो है भक्ति काल के माने हैं। माने क्या हैं उस पुस्तक में। ठीक है, 6 प्रकरण को रखा गया है उस भक्ति काल में। आगे साथियों हम चलेंगे रीतिकाल। ओके, तो रीतिकाल जिसको उत्तर मध्य काल भी कहा है उन्होंने, इसका समय 1700 संवत से लेकर 1900 संवत तक बताया है। तो कुल 3 प्रकरण मिलते हैं साथियों। ठीक है, रीतिकाल के कितने प्रकरण हैं ये हम पहले भी बता चुके हैं। जब आदिकाल पर श्रृंखला ला रहे थे, आदिकाल के प्रकरणों के बारे में जानकारी दी। भक्ति काल पर श्रृंखला लाई प्रश्नों की, तो हम भक्ति काल के प्रकरणों के बारे में जानकारी दी। जो रीतिकाल की श्रृंखला खत्म हो चुकी है तो उसके बारे में भी हम जानकारी दिए, यानी प्रकरणों के बारे में भी जानकारी दिए। तो प्रकरण 1 जो रीतिकाल में है, सामान्य परिचय इसमें दे रखा है उन्होंने। प्रकरण 2 जिसमें रीति ग्रंथाकार कवि रखे हैं। और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवियों को उन्होंने रखा है। ये भी जानकारी मैं बार बार देता आया हूँ कि रीतिविद, रीतिवद, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इत्र, ये जो भी जानकारी है ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी है। ये जो विभाजन है रीतिवद, रीति सिद्ध और रीति मुक्त का, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो रीतिकाल वाली श्रृंखला आप जरूर देख लीजिएगा प्रश्नों की। साथियों आगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल खंड काव्य के बारे में जानकारी देंगे। आधुनिक काल काव्य खंड, माफ करें, आधुनिक काल काव्य खंड। ओके साथियों, तो ये जानकारी भी आप ले लीजिए। साथियों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता का आरंभ संवत 1900 से माना है। अगर इसका हम ईस्वी सन निकालें तो 1843 बन जाएगा। अभी हिंदी कविता अर्थात आधुनिक काल काव्य खंड, इससे तात्पर्य ले सकते हैं, मैंने बताया। और आधुनिक काल को उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है, एक है काव्य खंड, दूसरा है गद्य खंड। और काव्य खंड के बारे में अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें कुल कितने प्रकरण उन्होंने रखे हैं। जब मैं ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला लाया था, या यूँ बोले कि प्रश्न श्रृंखला की वीडियो ला रहे थे मास्टर कैडर के अनुसार,
तो जब वीडियो अपलोड हो गया लाइव, तो उसके बाद काफ़ी हमारे साथी जो हैं कमेंट्स करते हैं, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं कि आधुनिक काल काव्य खंड में 3 प्रकरण हैं ना कि 4, क्योंकि मैंने 4 बताए थे। हुआ क्या साथियों, उन्होंने यह भी बताया कि मनोज मिश्रा या कोई अन्य पुस्तक में 3 ही प्रकरण बताए गए हैं आधुनिक काल काव्य खंड के। साथियों, आप उन पुस्तकों पर विश्वास ना करें जो वास्तव में पुस्तक लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप उस पर विश्वास करें। ठीक है, मेरे पास वो पुस्तक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में बाकायदा मैं प्रूफ के साथ आऊँगा। ओके, तो ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ प्रथम प्रकरण के बारे में जो आधुनिक काल काव्य खंड का है, उन्होंने नाम दिया है इसको पुरानी धारा, जिसका समय उन्होंने बताया है संवत 1900 से लेकर 1925 तक। ओके साथियों, संवत 1900 से लेकर 1925 तक। ये प्रकरण को कई जो अन्य नोट्स नुमा पुस्तकें जैसे मनोज मिश्रा है या कोई और, वो गिनते ही नहीं है इसको, लेकिन वास्तव में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में जो प्रकरण है, और जो पहला प्रकरण है जिसको वो नाम देते हैं पुरानी धारा, जो 25 वर्ष का समय बताते हैं, जो कि बन जाता है 1843 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक। ठीक है, ओके, इसको भारतेंदु पूर्व काव्य धारा का नाम भी हम दे सकते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसको पुरानी धारा कहा है। ओके, आगे साथियों दूसरे प्रकरण में क्या है, तो इसको हम भारतेंदु युग मान सकते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो दूसरा प्रकरण है इसको क्या नाम दिया, नई धारा प्रथम उत्थान। तो संवत 1925 से लेकर 1950 तक का समय उन्होंने बताया है। अगर हम संवत 1925 को लेंगे तो 1868 बन जाएगा। ठीक है, 68 ईस्वी से लेकर 25 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 1893। तो हम कह सकते हैं नई धारा प्रथम उत्थान का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है सिर्फ 25 वर्ष। ठीक है, 1868 से लेकर 1893 तक, यानी भारतेंदु समय वो बताते हैं, भारतेंदु युग का समय वो सिर्फ 25 वर्ष ही बताए हैं। और दूसरा प्रकरण है ये। अभी तीसरा प्रकरण ये भी बता चुके हैं, नई धारा द्वितीय उत्थान, जो संवत 1925 से लेकर 1975 तक वो बताते हैं, यानी 1893 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक द्वितीय युग का समय। आगे साथियों प्रकरण 4 में वो कहते हैं, प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान, जिसका नाम उन्होंने आगे भी दिया है वर्तमान काव्य धाराएं। ओके, जिसका समय उन्होंने 25 साल नहीं माना है, बल्कि संवत 1975 से लेकर शुक्ल जी के समय तक, यानी 1918 से लेकर उनकी मृत्यु तक। मृत्यु उनकी कब होती है, 1941 में, यानी वो शायावाद का अंतिम समय तय नहीं करके गए हैं, बल्कि वो प्रगतिवाद के अंतर्गत ही जो है शायावाद को गिन लेते हैं, एक प्रकार से हम ये कहते हैं। फिर 1941 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो शायद शुक्ल जी के समय तक ऐसा कह सकते हैं। तो कुल 4 प्रकरण हैं। जो भी नोट्स नुमा आप अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं उस पर भी विश्वास करिए, क्योंकि देखिए साथियों इसमें 4 प्रकरण दिए हैं, वास्तविक पुस्तक जो है उसमें 4 प्रकरण दिए हैं, उस पर ही आप विश्वास करेंगे। कहने को तो आप कहोगे कि यह ग्रियर्सन की जो पुस्तक है उसमें तो मनोज मिश्रा ने 12 काल बताए हैं, कि जो ग्रियर्सन ने बताए हैं 12 काल बता दिए, नहीं, जो 12वां है उसको विविध नाम दिया है ग्रियर्सन ने। ठीक है, वो कालों में नहीं गिना जाएगा साथियों। ठीक है, इसलिए ग्रियर्सन की पुस्तक, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें 11 कालों में ही विभक्त किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो वो भी एक कारण है। आप 11 पर ही टिक करके आइएगा, वही सही होगा। ओके साथियों, तो ये 4 प्रकरण ही आप लोग मानेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो साथियों जैसे कि मैंने बताया आधुनिक काल काव्य खंड के बारे में, अभी आधुनिक काल गद्य खंड के बारे में अलग से उन्होंने जानकारी दी है, वो भी प्रकरणों सहित, यानी अपने अध्यायों को बनाकर। तो साथियों आधुनिक काल गद्य खंड को पढ़ेंगे। इसमें वो पहले प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देते हैं गद्य का विकास नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े गद्य ग्रंथ मिल जाते हैं, खड़ी बोली का विकास बताया है उन्होंने, ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में बताया गया है, हिंदी उर्दू विवाद के बारे में जानकारी दी है। ठीक है साथियों, तो ये सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। सामान्य परिचय गद्य का विकास, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आधुनिक
आधुनिक काल गद्य खंड के बारे में, काव्य खंड के बारे में जानकारी दी। इसमें प्रकरण 1 है जो कि जिसमें क्या विशेष है मैंने बताया। और आगे है प्रकरण 2 में, इसमें वो क्या बताते हैं, गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य साहित्य का आविर्भाव बताते हैं। यदि उदय कैसे हुआ, तो वही हिंदू उर्दू भाषा की बहस, ठीक है, कौन इससे सहमत था कि हिंदी ही जो है हिंदी की जो भाषा है वो देवनागरी हो, इस तरह से, ठीक है, उर्दू हो, इस तरह की बहस, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी देते हैं, बाबू नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फ्लोरी साथियों, ठीक है। 2 प्रकरण उन्होंने पहले रखे, इसमें आधुनिक काल गद्य खंड में 2 प्रकरण रखते हैं जिसमें वो अलग अलग विषय पर जानकारी देते हैं। लेकिन साथियों इन्होंने 2 प्रकरण तो रखे, फिर अलग से गद्य खंड के बारे में एक और इन्होंने परंपरा के बारे में भी बताया। ओके, आगे क्या है ये जानकारी देते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, इसमें अलग से ये प्रकरण बताते हैं। ओके, पहले तो उन्होंने बताया कि ये आधुनिक गद्य का उदय कहाँ से हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो आधुनिक गद्य साहित्य की आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन बताते हैं, ठीक है, साहित्य परंपरा का प्रवर्तन बताते हैं। तो समय काल वही चल रहा है जो हमने काव्य खंड में बताया, ठीक है, लेकिन जो पीछे पढ़ा है इसका समय काल उन्होंने नहीं बताया है। यानी जो ये वाले जो गद्य खंड के दो प्रकरण बताए, जो सिर्फ परिचय के बारे में बताया था गद्य के, लेकिन इसका समय नहीं बताया है उन्होंने। ओके, तो आगे साथियों ये जो अलग से प्रकरण बताए हैं उन्होंने, तो यह भी आपको पता होने चाहिए। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान नाम दिया है इसका, ठीक है, संवत 1925 से लेकर संवत 1950 तक का समय है। प्रथम प्रकरण में फिर से वो सामान्य परिचय देते हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय देते हैं, नाटक, उपन्यास, ठीक है, इस तरह के विधाओं का भी परिचय देते हैं। क्योंकि गद्य खंड है तो इसका समय उन्होंने 25 वर्ष बताया है, ठीक है, 1868 से लेकर 1893। फिर उसके बाद वो प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का प्रवर्तन किस तरह से हुआ, ठीक है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ज़्यादा अग्रणी हैं गद्य साहित्य को लेकर। ओके, उसके बाद प्रेमघन का नाम है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध मिलते हैं, प्रेमघन के भी, बालकृष्ण भट्ट के, ठाकुर जगमोहन सिंह का नाटक मिलता है, ठीक है, इस तरह से सब कुछ जो है इसमें प्रथम उत्थान में रखा है। इसमें 2 प्रकरण हैं, ठीक है। आधुनिक गद्य खंड को उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से आगे प्रकरणों में विभक्त किया है। फिर साथियों आगे द्वितीय उत्थान, फिर आगे क्या है, द्वितीय उत्थान, जिसमें वो 25 वर्ष का समय बताते हैं, यानी 1950 संवत से लेकर 1975 संवत तक, यानी 1893 से लेकर 1918 तक का समय, जिसमें प्रकरण 3 रखा है, सामान्य परिचय, और प्रकरण 4 में गद्य साहित्य का प्रसार, ठीक है साथियों। सामान्य परिचय में वो द्विवेदी युग के बारे में जानकारी देते हैं, इसमें जो भी विधाएं उस वक्त लिखी जा रही थी, नाटक, उपन्यास विधा किस तरह से प्रचलित हो रही थी, इसके बारे में जानकारी देते हैं, और गद्य साहित्य किस प्रकार से प्रफुल्लित हो रहा था इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। फिर वो साथियों तृतीय, ठीक है, तृतीय उत्थान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें प्रकरण 5 है, ये देख लीजिए साथियों, ठीक है। जब वो दूसरी बार गद्य खंड के बारे में बताना शुरू करे हैं, उसमें प्रकरण उन्होंने 5 बता दिए। तो इसमें उन्होंने जानकारी दी है 1918 ईस्वी से लेकर, यानी 1975 संवत से लेकर, ठीक है, शुक्ल जी के समय तक मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई उस वक्त तक। ओके साथियों, तो हम कह सकते हैं 1918 से आगे का समय उन्होंने तृतीय उत्थान में बताया, जिसमें वो गद्य साहित्य की वर्तमान गति बताते हैं सामान्य परिचय के रूप में। तो साथियों यही वो अंतिम अध्याय है, यानी 5 प्रकरणों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ओके, तो ये है साथियों वो जानकारी जो उन्होंने दी है। खास तौर पर आपने क्या याद रखना है कि जो काव्य खंड है, ठीक है, आधुनिक काल काव्य खंड, उसमें उन्होंने 4 प्रकरण रखे हैं। फिर वो गद्य खंड के बारे में एक सामान्य सा परिचय देते हैं, जिसमें वो मुख्य 2 प्रकरण रखते हैं। फिर उसके बाद गद्य के बारे में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन करते हैं, जिसमें उन्होंने 5 प्रकरण रखे हैं। ओके साथियों, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये अध्यायों का विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में दे रखा है। धन्यवाद।